हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप जहाँ होंगे एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बेहद दिल दहला देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में हॉस्टल का एक अलग ही रोल होता है। दोस्त, मस्ती, रात भर जाग कर पढ़ाई या कभी कभी भूतिया किस्सों की बातें। लेकिन हमारी कहानी किसी अफवाह या मजाक नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। ये कहानी मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी। विशाल, समीर, रोहित और मैं, अर्जुन। हमारा हॉस्टल शहरी के बाहर इलाके में था। एक पुरानी इमारत जिसे कभी कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बना दिया गया था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमारा कमरा हमेशा मस्ती का अड्डा बना रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हो रहा था। समीर, जो हमेशा सबसे ज़्यादा हँसी मज़ाक करता था, वो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, "क्या हुआ भाई? आज तो बहुत चुप है।" तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें छत की ओर टिकी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब-सी वीरानी थी। रोहित ने उसका हाथ हिलाया, "ओए, ठीक है ना?" तभी समीर अचानक हँसने लगा, मगर वो हँसी नॉर्मल नहीं थी। बहुत लग रहा था कि समीर के अंदर से कोई अलग आवाज़ आकर वही हँस रही है। वो गहरी, डरावनी और अजनबी थी। हम सब सहम गए। उसके बाद समीर बहुत ही भारी और अजीब आवाज़ में बोलता है, "तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये जगह हमारी है।" हमें लगा कि वो मज़ाक कर रहा है। तभी विशाल बोलता है, "चल हट, तेरी घटिया एक्टिंग से कोई नहीं डरता।" पर अगले ही पल समीर का शरीर अजीब तरीके से झटके खाने लगा। उसके आंखें ऊपर चढ़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। हॉस्टल में बहुत बार भूतिया कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। अब लग रहा था कि ये सब झूठ नहीं था। रोहित जल्दी से समीर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसने उसे इतनी जोर से धक्का मार दिया कि दीवार से जाकर वो टकराया। हम सब डर से जमे हुए थे। अचानक कमरे की ट्यूबलाइट झपकने लगी। खिड़की के शीशे खड़खड़ाने लगे। समीर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और हमें एक भयानक नज़र से देखने लगा। उसके बाद वो कहता है, "भागो वरना तुम सब मर जाओगे।" इतना सुनते ही हमारा खून जम गया। हम भागकर वार्डन को बुलाने चले गए। जब हम लौटे तो समीर बेसुध फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उठा तो उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो हमें ऐसे घूर रहा था जैसे वो हमें पहचानता ही ना हो। अब यह पहले जैसा नहीं रहा। हॉस्टल के चौकीदार ने धीरे से कहा, "यहाँ पहले भी ऐसा हो चुका है।" हम सब डरे हुए थे, लेकिन समीर अब होश में आ चुका था। वो चुपचाप बैठा था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। हमने उससे पूछा कि, "भाई तू ठीक है ना?" तो समीर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अजीब-सा सुनापन था, जैसे वो कोई और बन चुका हो। रात हो चुकी थी, सब सोने चले गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि समीर को क्या हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे-धीरे खटखटाया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं उठकर जब देखने गया, तो दरवाजे खोला तो उसके सामने कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक ठंडी सांस मेरे गले पर महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो समीर मेरे पीछे खड़ा था। बिल्कुल सफेद चेहरा, आंखें सूनी और होठों पर हल्की मुस्कान। "क्या तुमने उसे देख लिया?" समीर ने धीमी आवाज में कहा। मैंने घबरा कर पूछा, "किसे?" वो बस हंस दिया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कॉलेज में भी समीर अजीब हरकतें कर रहा था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस एक चीज कर रहा था कि पुराने दीवार को घूरना, मानो कुछ देख रहा हो। रात को फिर कुछ अजीब हुआ। विशाल की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीमे से उठकर इधर उधर देखा। सब अपने अपने बिस्तर पर थे, लेकिन समीर अपने बेड पर नहीं था। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, "तुम लोग यहाँ क्यों आए? हमारी जगह छोड़ दो।" विशाल ने धीमे से मेरी ओर देखा। मैं भी जाग चुका था और हम दोनों ने एक साथ वो खौफनाक चीज देखी। समीर कमरे के एक कोने में खड़ा था,
उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वो अंधेरे में किसी से बातें कर रहा था। विशाल फिर डरते हुए समीर को पुकारता है कि तभी वो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, समीर, विशाल ने धीरे से उसे पुकारा, लेकिन जैसे ही उसे पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और होठों पर वह डरावनी मुस्कान थी। समीर की हरकतें, हम सबका खून जम चुका था। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, समीर, तू तू ठीक है? लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे हड्डियां टूट रही हो। तभी कमरे की ट्यूबलाइट झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि लग रहा था कि दिल बाहर निकल आएगा। रोहित बिस्तर से उठने ही वाला था कि समीर की फटी हुई डरावनी आवाज आई, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। हम सब बिस्तर पर जमे हुए थे, हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी। अचानक समीर उछलकर विशाल के ऊपर चढ़ गया। उसने विशाल की गर्दन को कसकर पकड़ ली। विशाल तड़पने लगा, उसकी सांसें फूल रही थी। हमें कुछ करना होगा, मैंने रोहित से कहा। रोहित ने पास रखा पानी का जग उठाया और समीर पर डाल दिया, और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। समीर अचानक दूर जाकर गिरा। उसकी आंखें एक पल के लिए सामान्य हो गई और वो बेहोश हो गया। हमने वार्डन को बुलाया, चौकीदार भी आ गया। जब हमने पूरी बात बताई तो चौकीदार के चेहरे पर रंग उड़ गया। वो ऐसे, मैंने कहा था ना, ये पहली बार नहीं हुआ। चौकीदार की आवाज कांप रही थी। मतलब, मैंने पूछा। तो चौकीदार ने बताया कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़के की रहस्यमय मौत हो गई। उसका नाम समीर था। हम सबके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। कहानी अधूरी थी और कहानी अधूरी है और ये आत्मा अभी गई नहीं है, चौकीदार ने कहा। उस रात कोई नहीं सो पाया। समीर बेसुध था, लेकिन हमें लग रहा था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब समीर उठा तो वो बेहद कमजोर लग रहा था। हमने उससे पूछा कि उसे कुछ याद है या नहीं। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं सोने गया था और फिर एक अंधेरा मेरे ऊपर छा गया। उसके बाद बस चीखें थी, बहुत सारी चीखें। हम सब ने चौकीदार को से पूरी कहानी जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम समीर था। वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन कुछ लड़कों ने रैगिंग के नाम पर उसके साथ बहुत बुरा किया। एक दिन उन्होंने उसे इस कमरे में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, मैंने घबरा कर पूछा। उसे किसी ने नहीं देखा जब तक कि उसकी लाश पंखे से लटकी नहीं मिली। चौकीदार की आवाज में धीमी हो गई, पर यह आत्मा अब क्यों जागी? विशाल ने डरते हुए पूछा। चौकीदार ने हमें घूरा और कहा, शायद क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी समीर है। ये बात करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रात के करीब 2 बजे होंगे। सब अपने बिस्तर पर थे, लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थी। तभी अचानक समीर अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और उसकी आंखें फिर सफेद हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमा रहा था, जैसे किसी की तलाश कर रहा हो। तभी एक डरावनी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने अपने हाथों से अपने ही चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। खून बहने लगे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। रोहित ने झट से अपने फोन की टॉर्च जला ली और तभी कमरे के सारे लाइट्स अपने आप बंद हो गए और अगले ही पल समीर हवा में उठने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे मार डाला, अब उनकी बारी है। हम सब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। समीर का शरीर अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ और बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा के झोंके से पूरा कमरा थर्रा उठा। उन्हें उन्हें बुलाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। तो विशाल ने डरते हुए पूछा कि कौन? तभी समीर के चेहरे पर एक डरावनी हंसी आई। राघव, मयंक और निखिल, बुलाओ उन्हें। चौकीदार के बताए मुताबिक राघव, मयंक और निखिल वही लड़के थे जिन्होंने पहली बार समीर को हॉस्टल में इस कमरे में बंद किया था। लेकिन अब वो तीनों इस हॉस्टल में नहीं थे। राघव का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी टांग कट गई थी। मयंक को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निखिल लापता था।
मतलब ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि समीर की आत्मा बदला ले रही थी। तभी समीर की बॉडी जोर से जमीन पर गिर गई। उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। तुम लोग भी उसी जैसे हो, तमाशा देखने वाले। हम सब की सांसें थम गई। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, रोहित ने चिल्लाकर कहा। पर तुमने रोका भी तो नहीं। अचानक कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। विशाल हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। रोहित के गले में एक अदृश्य हाथ आ गया जो उसे घोंटने लगा। अब हमारी जान भी खतरे में थी। रोहित की सांसें अब बंद होने लगी। विशाल दर्द से कराह रहा था। समीर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी चौकीदार ने एक बात कही थी कि अगर आत्मा को न्याय मिल जाए तो वो शांत हो जाती। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, समीर तुझे इंसाफ मिलेगा। वो एक पल के लिए रुक गया। तेरे हत्यारों की भी वही हालत हुई जो तू चाहता था। राघव की टांग कट गई। मयंक पागल हो गया। निखिल लापता है। समीर की आत्मा गुस्से से कांपने लगी। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। तुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तेरा बदला पूरा हो चुका। कमरा अचानक बंद हो गया और एकदम शांत हो गया। समीर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे शांति चाहिए, उसने धीरे से कहा। तभी कमरे का तापमान सामान्य एकदम नॉर्मल हो गया। रोहित का गला छूट गया। विशाल भी अब धीरे धीरे उठकर बैठ गया। समीर के शरीर से एक धुंधली परछाई निकली और धीरे धीरे हवा में घुल गई। समीर बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वो अब नॉर्मल था। अब वो पहले जैसा लग रहा था। हमें समझ आ चुका था कि ये हॉस्टल सच में श्रापित है, तो हमने अगले ही दिन हॉस्टल छोड़ दिया। कॉलेज मैनेजमेंट को सब बताया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जब हम हॉस्टल छोड़कर जा रहे थे तो हमें थोड़ा थोड़ा दया समीर पर भी लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ था। लेकिन हम भी क्या कर सकते थे इसमें। हमें बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद जब हम हॉस्टल छोड़ दिए, उसके बाद से आज भी जब मैं हम उस कांड को याद करते हैं तो कभी-कभी समीर को देखकर भी हम डर जाते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए इस ईमेल आईडी में आप अपना कहानी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। और आप अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।